देखिए तस्वीरें आने भी लग गई हैं सामने। अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ और उनके चारों प्रस्तावक भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहने के लिए काफी है। इसमें देखिए पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो मौजूद है। बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वहीं लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से ही हैं। संजय सोनकर, ये दलित समाज से हैं। यानी एक दलित, दो ओबीसी और एक ब्राह्मण समाज नेतृत्व करता हुआ एक तरीके से प्रस्तावक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता, संकेत बहुत कुछ कहते हुए, जहां आप एक तरफ ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी के दो प्रस्तावक जो हैं वो यहां शामिल किए गए। हर बार कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश होती है प्रस्तावक के तौर पर जब भी चुने जाते हैं। बताया गया एक लंबी लिस्ट थी जिसमें से ये 4 नाम चुने गए और प्रधानमंत्री निजी इसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि किसे होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए। इसमें यह तुलना भी की जाती है अर्पिता कि पिछली बार के भारत की सुविधा चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री लोकसभा का, उस समय भी उतनी ही सोच इसमें गई थी। न केवल वाराणसी की सीट पर वडोदरा में भी कौन प्रस्तावक होंगे, उसी तरीके से पिछली बार और इस बार भी हम देखते हैं। यहाँ पर जब एक बार प्रधानमंत्री के प्रस्तावक हो जाते हैं तो प्रसिद्ध भी उतने ही हो जाते हैं। कुछ लोग पहले से प्रसिद्ध रहते हैं, कुछ प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनने के बाद प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जो भी वो काम करते हैं उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ होती है, चाहे वो चाय की एक सामान्य सी दुकान ही क्यों ना हो जाए, वहां पर चर्चे, वहां पर गोष्ठियां सब होने लगता है। तो वही कुछ चलता है। लेकिन जब हम इस जातीय समीकरण को प्रस्तावकों के बीचों बीच देखते हैं तो जो अभिषेक भी जिस तरीके से कह रहे थे कि केवल वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के उस जातीय समीकरण को देख लेना होगा। अब चाहे वो ओबीसी को एक संकेत, अब राहुल गांधी अपनी तरफ से चाहे जितना कहें कि कितने सचिव बताइए सरकार में ओबीसी के हैं, हालांकि वो तो मीडिया पर भी ये टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर उनकी तरफ से उठाए जाते हैं तो आप चंद छोटे संकेतों, चंद मासूम संकेतों के जरिए उसका जवाब भी दे सकते हैं कि ओबीसी को लेकर क्या रुख है। तो अब प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में जब हम जातीय हिसाब से उसे देखते हैं, जातीय चश्मे से देखते हैं, तो वो जो तस्वीर दिखती है उसमें एक चुनावी संकेत लोगों को दिया जाता है कि देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये तबका, ये समाज, ये समुदाय। तो वो महत्ता का जो संकेत है वो पूर्वांचल और मैं तो कहूंगी उससे आगे निकलते हुए कहा जाता है कि बिहार जातीय प्रयोगशाला है देश की, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप कर्नाटक में चले जाएं, आप आंध्र में चले जाएं, हर जगह जातियों की बात होती है। धर्म में के भीतर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं, उसमें भी अनगिनत जातियां हो जाती हैं। ओबीसी में उनकी जातियां जो शामिल होती हैं उसे लेकर आजकल देखिए कितना बवाल मचा हुआ है। तो जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये होती है कि आप इस देश में धर्म बदल सकते हैं, अपनी जाति नहीं बदल सकते। जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में आप खत्म होते हैं। तो इसीलिए उस जाति के संकेत इस देश की राजनीति में बड़े रहते हैं और उसके लिए उतने ही दोषी नेता, उतने ही दोषी वोटर भी हो जाते हैं कि कौन क्या देखकर, क्या उपनाम देखकर और उसके बाद वोट का बटन दबा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर यहाँ पर नामांकन के लिए लाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें नीति है ज्यादा, राजनीति थोड़ी कम। बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सुविधा और अखंडता अक्षुण्ण रखना। तो नामांकन करने जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिलसिला समझिए 2002 से, जब उन्होंने राजकीय द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए उपचुनाव लड़ा था। उसके बाद 2002 के चुनावों में मणिनगर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर 7 और 12 में, यानी 2007 और 2012 में मणिनगर से फिर चुने गए। 2014 तक भारत के वो 2014 में जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आए थे, यहीं पर जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, बनारस से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और उसके अलावा उन्होंने वडोदरा से नॉमिनेशन अपना फाइल किया था। उस समय अरविंद केजरीवाल बनारस से मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे। हालांकि हार का सामना करना पड़ा था उनको, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर जब वो नॉमिनेशन करने अब तीसरी बार पहुंचे हैं बनारस में। श्वेता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, ये लंबा इतिहास अगर प्रधानमंत्री का राजनीतिक तौर पर भी देखें तो उस उपचुनाव से लगा लीजिए 2002 से और अब तक प्रधानमंत्री कोई चुनाव हारे नहीं है। जो भी चुनाव उन्होंने लड़ा वो जीत न सिर्फ दर्ज की है अच्छे मार्जिन से, वडोदरा में 5 लाख
मार्जिन से वो जीते थे। हालांकि जब 2014 में जीते तो बनारस में करीब 2 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, 3 लाख, माफ कीजिए। मैंने गुजरात विधानसभा के 2 चुनाव कवर किए थे अर्पिता, जिसमें जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और अब देखिए उनका प्रधानमंत्री का ये तीसरा टर्म जिसके लिए वो कोशिश यहां से कर रहे हैं। नामांकन दाखिल कर लेंगे तो औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत हो जाएगी कि वो काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी उतनी ही चुनौतियां रहती थी। और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, हजारों गालियां पड़ती हैं, और बस जो पत्थर पड़ते हैं उनसे मैं दीवार खड़ी करते जाता हूं, वो अपनी बुनियाद उससे खड़ी करते हैं। और उन चुनावों में भी हमने देखा था जब सोनिया गांधी की तरफ से मौत का सौदागर तक कह दिया गया था, प्रधानमंत्री ने उस चीज को उन चुनावों में वो लोगों के बीच लेकर गए और लोगों ने उन्हें चुना, उन गालियों को नहीं चुना। उसी तरीके से जब 2012 की बात आई, दिसंबर की बात आई, उस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये बहुत सुगबुगाहट थी कि क्या देश वो केंद्र में जा सकते हैं। और जिस दिन जब चुनावी नतीजे आए थे उस समय मंच पे थे वो, सामने में उस समय मुझे याद है, और सवाल ये उनसे पूछा कि अब क्या, अब तो आप जीत गए, अब दिल्ली जाएंगे। तब उन्होंने जो जवाब दिया था वैसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा था गुजरात को लेकर, लेकिन दिल्ली को लेकर एक संकेत दे दिया था। गुजरात की जनता भी जानती थी कि उनके बीच से निकलकर अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। हमेशा सरदार पटेल को लेकर एक कसक सी रह गई सबके मन में कि क्या वो भी कभी हो सकते थे। बहरहाल वो तो एक अलग अध्याय हो जाता है भारतीय राजनीतिक इतिहास का। लेकिन प्रधानमंत्री 2013 में उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए। बहुत उठापटक मची थी बीजेपी के भीतर भी। लेकिन 2013 के बाद से सबने देखा कि कैसे 2014 के चुनाव में वो भारी विजय पाते ही अचानक सब कुछ बदला और मोदी का नाम सबसे बड़ा हो गया। मोदी चुनावों में केवल नाम नहीं, मोदी का नाम ही मुद्दा हो गया, चाहे उनकी पार्टी के लिए हो या फिर विपक्षी पार्टियों के लिए हो। और जैसा कि चित्रा भी जिक्र कर रही थी और अभिषेक भी बोल रहे थे कि जो उनके घटक दल हैं उनके लिए भी वो नाम ज्यादा बड़ा हो जाता है। चाहे हम बिहार की राजनीति देख लें, चाहे हम हालांकि अब तो पंजाब में स्थिति बहुत बदली है, लेकिन 2014 के चुनावों में भी मुझे याद है कि पोस्टरों में जो अकाली दल के साथ जो पोस्टर्स लगते थे उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही लगती थी और उनके नाम को आगे रखकर ही बातें की जाती थी। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा भारत की राजनीति आगे बढ़ी है उसमें आज वो मुकाम है जहां पर गठबंधन के सभी दल अपना सारा कामकाज छोड़कर, भूलकर, अपने क्षेत्रों के चुनाव प्रचार को छोड़कर पहुंचे हैं काशी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबसे बड़ा नामांकन जो है वो यहीं पर होने वाला है। जो अपनी एकजुटता, अपना साथ, अपना गठबंधन दिखाना है, वो सब कुछ काशी में इस नामांकन के साथ ही उन्हें दिखाना है। और इसीलिए चाहे पवन कल्याण आ रहे हो या फिर कुशवाहा आ रहे हो, वो सब यहाँ पर इस मौके पर मौजूद है।